हेलो फ्रेंड्स। आज हम उच्च न्यायालय के आगे के प्रावधानों के बारे में जानेंगे। हमने कल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है उसके बारे में जान लिया था। आज हम उसके आगे की बातों को देखेंगे। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, इसकी इनका जो न्यूनतम अवधि होती है वो संविधान में उल्लेखित नहीं है कि कितनी कम उम्र किस उम्र से ये न्यायाधीश बन सकते हैं, लेकिन अधिकतम उम्र इनकी वर्णित है। मतलब 62 साल तक कोई न्यायाधीश अपने पद पर रह सकता है, या तो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो। ये आपको पता होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए ये उम्र कितनी है। ये उम्र 65 ईयर्स है सर्वोच्च न्यायालय के लिए, जबकि उच्च न्यायालय के लिए 62 वर्ष की आयु तक न्यायाधीश रह सकता है। अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना हो तो कैसे हटाया जा सकता है? या तो न्यायाधीश इस्तीफा दे दे, है ना, या तो न्यायाधीश क्या कर दे, इस्तीफा दे दे, या फिर उसे जो न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है जो उच्चतम न्यायालय में मैंने बताई थी, या तो असमर्थता या साबित कदाचार के आधार पर उसे हटाया जा सकता है। और एक ये पूरी प्रोसेस होती है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही उसे हटाया जा सकता है। एक ब्रीफ में बता देता हूँ, ये पहले भी बता चुका हूँ किस तरह ऐसा हटाया जाता है। एक संकल्प लाना रहता है, या तो लोकसभा में ले आते हैं या राज्यसभा में ले आते हैं। यदि लोकसभा में लाना है तो लोकसभा के 100 सदस्य उस पर अपना समर्थन देंगे, हस्ताक्षर करेंगे। अगर राज्यसभा में लाना है तो उसमें 50 सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य होता है। अगर ये प्रस्ताव फिर क्या किसको भेजा जाता है, जिस भी लोकसभा या राज्यसभा के जहाँ पे भी होता है उनके अध्यक्षों को भेजा जाता है। जैसे लोकसभा अध्यक्ष को और राज्यसभा के जो सभापति है उनको भेजा जाता है। वो इसकी जांच करते, अगर उनको लगता है कि ये प्रस्ताव सही है तो वो अनुमति देते, फिर प्रोसेस आगे बढ़ती है। फिर सदन में इस पर बहस होती है ना, इनके जो भी ये प्रस्ताव लाए इस पर बहस होती है, फिर मतदान होता है। अगर मतदान में जो 2/3 बहुमत से अगर उसे पारित कर दिया जाता है ना, उपस्थित और जो विशेष बहुमत होता है उस हिसाब से अगर इसको पारित कर दिया जाता है तो ये पारित मान लिया जाता है, और जो न्यायाधीश होता है उसे इस्तीफा देना पड़ता है। ये पूरी प्रक्रिया होती है अगर किसी न्यायाधीश को हटाना हो तो। अब योग्यता अगर हम देखें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की, तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उच्च न्यायालय का कह रहा हूं मैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता क्या होनी चाहिए? सबसे पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता ये है कि 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में उसने कार्य किया हो, है ना, एडवोकेट के रूप में उसने कार्य किया हो, या फिर 10 वर्षों तक न्यायिक पदों पर कार्य करने का अनुभव रखता है ना। 10 वर्षों तक अगर वो न्यायिक पदों पर करने का अनुभव रखता है तो उसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। यहाँ एक बात विशेष ही बता दूं कि जो उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति में एक विशेष प्रावधान था, अगर आपको पता हो, कि राष्ट्रपति की नजर में अगर वो प्रख्यात विधिवेत्ता है ना, जूरिस्ट है अच्छा सा, तो उसे भी नियुक्त किया जा सकता है। परंतु उच्च न्यायालय में ऐसा प्रावधान नहीं है ना। कोई अगर विधि विशेषज्ञ है तो उसे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जा सकता, जबकि उच्चतम न्यायालय में ऐसे न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है अगर वो राष्ट्रपति की नजर में एक विधि विशेषज्ञ है, तो उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। अब उच्च न्यायालय के अन्य प्रावधानों को देखें तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 233 के तहत की जाती है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है? यदि मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश से अनुपस्थित हो तब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और ये नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। और जिस राज्य के न्यायाधीश में नियुक्ति करना है उस राज्य के राज्यपाल से भी सलाह ली जाती है। ये भारतीय संविधान में वर्णित है। परंतु वर्तमान में आपको पता होगा कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो कोलेजियम प्रणाली से होती है ना, कोलेजियम प्रणाली से होती है ना, कोलेजियम प्रणाली से होती है। तो कोलेजियम अनुशंसा करता है और राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। इस हिसाब से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट आता है अपर और कार्यकारी न्यायाधीश, या आर्टिकल 224 में वर्णित है। अपर न्यायाधीश की नियुक्ति न्यायालय के कार्यभार में अगर अचानक बढ़ोतरी हो जाती है ना, न्यायालय के जो केसेस है या किसी भी तरह से उसके मामलों में वृद्धि हो जाती है, तो अपर न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है ना। अपर न्यायाधीश की नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की जाती है। अपर न्यायाधीश की नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की जाती है। नियुक्ति वही प्रक्रिया है पूरी करने की कि राष्ट्रपति करते हैं कोलेजियम की सलाह पर। संविधान में जो वर्णित है वो ये
संविधान में ऐसा वर्णित है, अगर आप देखेंगे तो ये नियुक्तियां किस तरह से होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सलाह ली जाती है, उस राज्य के राज्यपाल से सलाह ली जाती है, और अगर राज्य का कोई अन्य न्यायाधीश है तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह ली जाती है ना। तो ये मैंने एक बार बता दिया, इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगा। कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति तब की जाती है जब कुछ न्यायाधीश कारणवश अनुपस्थित रहते हैं ना। अगर कुछ न्यायाधीश बहुत समय से अगर अनुपस्थित चल रहे हैं तो कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है ना। अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय भारतीय संविधान के जो उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा 215 में वर्णित। अभिलेख न्यायालय क्या होता है। अभिलेख न्यायालय वो होता है कि इनके जो रिकॉर्ड होते हैं, है ना, जो ये फैसले वगैरह देते हैं, रिकॉर्ड जो होते हैं साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं, एविडेंस के रूप में साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जैसे कोई फैसला सुना है इन्होंने, तो जो लोअर कोर्ट्स होते हैं ना, जैसे जिला न्यायालय हो गया, जिला न्यायालय अगर सिमिलर कोई विवाद आता है या कोई इश्यू रहता है तो उच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया उस फैसले को आधार बनाकर अपना फैसला जारी कर सकता है। ठीक है। अभिलेख न्यायालय का एक अर्थ और ये होता है कि जो न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय होता है, अगर उसकी कोई अवमानना करता है ना, उसकी अवमानना करता है सिविल और क्रिमिनल तरीके से, तो उसके लिए वो दंड भी दे सकता है ना। अगर न्यायालय की अवमानना होती है तो उसके लिए वो दंड भी देता है। तो अभिलेख न्यायालय इस तरह से हम देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 220, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 220। इसमें वर्णित है कि सेवानिवृत्ति के बाद जो सेवानिवृत्ति के बाद किसी न्यायालय का जो न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, वो क्या उस उच्च न्यायालय में एडवोकेट के रूप में कार्य नहीं कर सकता, परंतु भारत के किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय में वो कार्य कर सकता है तथा उच्चतम न्यायालय में भी वो अधिवक्ता के रूप में कार्य कर सकता है। कहने का तात्पर्य मान लो कि मध्य प्रदेश में कोई जज रिटायर हुआ है ना, या तो चीफ जस्टिस या अन्य जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, तो मध्य प्रदेश में अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में वो अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता। जबकि अन्य राज्यों, मान लो यूपी हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल, उन ऐसी जगहों पर वो अधिवक्ता के रूप में कार्य कर सकता है। इसके साथ साथ वो सुप्रीम कोर्ट में भी अधिवक्ता के रूप में कार्य कर सकता है ना। तो ये एक बात है। नेक्स्ट आता है हमारा उच्च न्यायालय की अधिकारिता, है ना, ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। सबसे पहले आती है आरंभिक अधिकारिता, जो मैंने उच्चतम न्यायालय में बताया था उस तरह से ही अधिकारिता उच्च न्यायालय में भी आती है। सबसे पहले हम देखेंगे आरंभिक अधिकारिता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सिविल मामलों में सीधी सुनवाई करता है ना। उच्च न्यायालय दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जो महानगर है, इनमें सिविल मामलों में सीधी सुनवाई का अधिकार रखता है। ये इसके प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार में आता है। संसद या राज्य विधानसभा के चुनाव से संबंधित विवाद है ना, अगर संसद या राज्य विधानसभा से कोई विवाद आता है तो ये उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। ये देखो, ये एग्जाम यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, इनका एक ये फेवरेट क्वेश्चन है कि जो संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद आता है तो वो कहाँ पर जाएगा, तो ये उच्च न्यायालय की प्रारंभिक या आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है विवाह, विवाह विच्छेद, भरण पोषण, कंपनी लॉ से संबंधित जो मामले होंगे वो उच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। तटीय राज्यों में उच्च न्यायालय को नौवहन संबंधी मामलों की सुनवाई का अधिकार है ना। तटीय राज्य जैसे मान लीजिए आप मुंबई हो गया, गुजरात हो गया और तमिलनाडु, केरल, ये राज्य हो गए, यहाँ पे है ना जो नौवहन संबंधी मुद्दे होते हैं उसमें उच्च न्यायालय अपने आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत बातें आती है ना। तो ये हो गई हमारी आरंभिक अधिकारिता। नेक्स्ट आता है रिट अधिकारिता, है ना। रिट अधिकारिता आपको पता होगा कि जो उच्चतम न्यायालय में रिट अधिकारिता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित है तथा उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत वर्णित है। कभी कभी एग्जाम में आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो मौलिक अधिकार सहित अन्य किसी भी मामले में जो उच्च न्यायालय को अधिकारिता प्राप्त है। यहाँ पे एक बात ये और आप देखेंगे कि देखो
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर इनमें हम तुलना करें तो सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के संबंध में रिट जारी कर सकता है ना, फंडामेंटल राइट, जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट में तो कर ही सकता है, प्लस अन्य मामले एनी अदर मैटर्स में भी वो ये जारी कर सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य अगर इनका अधिकार देखे है ना, तो अधिकार हाई कोर्ट का ज्यादा है इसमें रिट अधिकारिता, है ना, रिट अधिकारिता देखेंगे तो हाई कोर्ट का ज्यादा है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हाई कोर्ट का रिट अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट की तुलना में ज्यादा है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। परंतु एक और स्टेटमेंट कभी कभी पूछा जाता है कि क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर हाई कोर्ट की अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से अधिक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर जो रिट अधिकारिता है वो सुप्रीम कोर्ट की अधिक है। सुप्रीम कोर्ट की कैसे अधिक है कि ये पूरे देश के संबंध में रिट जारी कर सकता है। मूल अधिकारों के अगर परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो पूरा देश का इसका क्षेत्रीय अधिकार आ जाता है, जबकि हाई कोर्ट अपने राज्य से बाउंड होता है ना, हाई कोर्ट अपने राज्य से बाउंड होता है, इसलिए इसका क्षेत्रीय विस्तार कम होता है। ठीक है, तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उच्च न्यायालय से संबंधित बातों को, एक सेकेंड, उच्च न्यायालय से संबंधित बातों को देखा है। ठीक है, अगले वाले वीडियो में हम जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में देखेंगे और न्यायपालिका में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय किस तरह से जो लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी मदद कर रही है, वो भी हम चीजों को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।